बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया है बिहेवियर साइकोलॉजी। बिहेवियर साइकोलॉजी हमारे साथ बीएससी 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। उसका यूनिट फर्स्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है और अब हमने यूनिट 2 स्टार्ट किया है जो कि हमारे साथ है बायोलॉजी एंड बिहेवियर। बायोलॉजी एंड बिहेवियर का जो पार्ट फर्स्ट है वो हमने डिस्कस किया है, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट बिहेवियर साइकोलॉजी में मौजूद है। वहाँ से आप लोग देख सकते हैं या उसका लिंक मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगी, यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। अब स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 को, जो कि हमारे साथ है थ्योरीज एंड बायोलॉजिकल मॉडल। थ्योरीज एंड बायोलॉजिकल मॉडल यानी वो थ्योरीज जो कि बायोलॉजिकल मॉडल के बेस पे पेश हुई थी, ठीक है। उसमें जो फर्स्ट वन थ्योरी है वो है बायोकेमिकल थ्योरी। बायोकेमिकल थ्योरी में बताया गया है कि अगर हमारे साथ थोड़ी सी भी चेंजेस आ जाए किसी भी केमिकल में, ठीक है, जो कि बॉडी में मौजूद है, जो न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह है, ठीक है, अगर उसमें थोड़ा सा छोटा सा भी चेंजेस आ जाए तो वो छोटा सा चेंज भी हमारे साथ बहुत प्रोफाउंड हो सकती है। प्रोफाउंड मतलब कि बहुत बिग, बहुत सीरियस डील हो सकती है, बहुत सीरियस इशू हो सकती है, ठीक है। लिखा गया है कि वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सर्टेन केमिकल इन द बॉडी, एक छोटी सी स्मॉल अमाउंट में जो केमिकल है अगर उसमें चेंजेस आ जाए, ठीक है, तो तब हमारे साथ क्या हो सकती है, कैन कास्ट प्रोफाउंड चेंज, बहुत बड़ा चेंज, बहुत सीरियस चेंज ला सकती है बिहेवियर में, ठीक है। और ये जो है ना, ये चीज़ किसने प्रूव किया था? रिसर्चर्स ने प्रूव किया था। दूसरी जो मॉडल है वो है डायथीसिस स्ट्रेस थ्योरी। डायथीसिस स्ट्रेस थ्योरी जो है ना, ये हमारे साथ असल में इसमें बताया गया है कि जो जीन है और जो एनवायरनमेंट है, दोनों का मजमुआ मिलके हमारे साथ क्या बना देती है? बिहेवियर बना देती है, ठीक है। अगर एनवायरनमेंट मिसिंग हो और जीन मौजूद हो तो तब भी बिहेवियर सही से नहीं बन सकती, और अगर एनवायरनमेंट प्रेजेंट हो और जीन मिसिंग हो, ठीक है, तो तब भी सही से जो बिहेवियर है वो नहीं बन सकती, ठीक है। दोनों का नॉर्मल लेवल में होना, दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, एक अच्छे बिहेवियर को बनने के लिए। प्री डिस्पोजिशन में लिखा गया है कि डायथीसिस इंक्लूडिंग जीन एंड स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट, अगर हमारे साथ जीन्स में भी डिस्टर्बेंस है और स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट भी है, ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइन करके एक हमारे साथ एक नॉर्मल बिहेवियर जो है ना वो खास हो सकती है। ट्रेड्स आर इन्फ्लुएंस बाय जीन एंड बाय एनवायरनमेंट। जो ट्रेड्स है, जो क्रोमोसोम्स है, जो ट्रेड्स है, ठीक है, जो इंसान के अंदर जो बिहेवियर बनती है वो किस चीज़ पे मुश्तमिल है, या उस पे किस चीज़ का असर हो सकता है? जीन्स और एनवायरनमेंट दोनों का, ठीक है। अगर दोनों बैलेंस है तो बिहेवियर बैलेंस होगा। अगर एक में भी थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस आती है, इम्बैलेंस आती है, तो तब हमारे साथ जो बिहेवियर है वो भी नॉर्मल बिहेवियर हो सकता है। एग्रेशन भी हो सकता है, मैनिया भी हो सकती है, डिप्रेशन भी हो सकती है, कुछ ना कुछ डिजीज़ कास हो सकती है, ठीक है, मेंटल डिजीज़। अच्छा स्टूडेंट, अब फोकस ऑफ स्टडी की तरफ आते हैं। तो फोकस ऑफ स्टडी में जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी स्टडी के बारे में बताया गया है कि द साइनेप्स। अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या है इसके बारे में बताया है, ठीक है, कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या होती है। तो यहाँ से आप लोग डिफिनीशन भी ले सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स का, कि द साइनेप्स ऑफ द न्यूरॉन रिलीज स्पेशल केमिकल्स। जो हमारी न्यूरॉन्स के जो साइनेप्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ से स्पेशल केमिकल रिलीज हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? उस केमिकल्स को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है, जो कि आगे स्लाइड में भी आ रहे हैं। और जो पिछला वीडियो लेक्चर था जो कि यूनिट 1 का पार्ट 2 था, उसमें भी मैंने डिस्कस किया है कि हमारे साथ जो न्यूरोट्रांसमीटर थे, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर थे, वो हमने वहाँ पे भी डिस्कस किए थे, और यहाँ पे भी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर लिखा गया है कि क्या होता है कि अच्छा, एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर हैज़ बीन नॉन सिंस 1920। जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये एग्जिस्ट करती है, ये कब नॉन हुआ, ये कब पेश हुआ, ये कब जाना गया? 1920 में, ठीक है। जबकि ये एविडेंस जो कि हमारे साथ क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, तो तब ये जो है ना, ये हमारे साथ कब जाना गया? ये 1950s में, यानी 30 ईयर बाद, ठीक है, 30 ईयर लग गए थे, और तब हमारे साथ एक रिलेशनशिप का पता चला कि साइकोलॉजिकल जितने भी डिसऑर्डर्स हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर के इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकती है। मोर देन 50 न्यूरोट्रांसमीटर एग्जिस्ट इन द ह्यूमन बॉडी। ये आप एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि हमारे साथ जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो 50 से ज़्यादा है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में। दूसरा एमसीक्यूज यहाँ पे ये बन सकता है कि कब हमारे साथ जो रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और न्यूरोट्रांसमीटर है वो कब प्रोपाउंड हुआ, ठीक है। तो ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि 1950 में, जबकि न्यूरोट्रांसमीटर जो है ना वो कब नॉन हो गए? 1920 में, ठीक है।
अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कि न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड देयर रोल्स। अब वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि हमारे बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और उसके रोल्स क्या है। तो लिखा गया है कि एसिटाइलकोलिन हमारे साथ लर्निंग में, मेमोरीज में एंड मसल कंट्रोल में बहुत ज़्यादा हेल्प कर देती है, ठीक है। इसकी वजह से हमारी लर्निंग, जो मेमोरी है और जो मसल कंट्रोल है, ये स्टेबल रखते हैं, ठीक है। ये किसका काम है? एसिटाइलकोलिन का काम है। अब तो एसिटाइलकोलिन जो है ना, ये हमारे साथ कंडक्शन कर देती है, जिसकी वजह से हमारी जो मेमोरी है, जो लर्निंग एबिलिटी है, वो स्टेबलाइज रखती है, ठीक है। और जो मसल कंट्रोल है, ये आप लोगों को पता भी होगा कि जो एसिटाइलकोलिन है, ये हमारे मसल को अपने कंट्रोल में रखते हैं, ठीक है। यानी उसकी जो एबनॉर्मल मूवमेंट है वो नहीं कर देती। डोपामीन कब होती है? अच्छा, डोपामीन का क्या फंक्शन है? सॉरी, डोपामीन का फंक्शन जो है ना, वो क्या है? मोटर एक्टिविटी है। मोटर एक्टिविटी को बैलेंस में रखना, इसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन, इमोशन एंड मेमोरी के बैलेंस में रखना, ठीक है। ये डोपामीन का काम है। अगर डोपामीन में थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस आ जाए, ठीक है, या कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, तो तब हमारे साथ जो मोमेंट है वो ख़राब हो सकती है, ठीक है। इसके साथ साथ जो कोऑर्डिनेशन, इमोशन और मेमोरी है, उसमें भी लॉस आ सकती है। एफिनेफ्रिन जो है ना, ये हमारे इमोशंस और जो स्ट्रेस है उसको कंट्रोल में रखती है, ठीक है। एफिनेफ्रिन जो है ना, अगर ये ज़्यादा हो गई तो तब हमारे साथ मेनिया अगर हो सकती है, जो कि एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है। और अगर ये कम हो गई तो तब भी हमारे साथ मेजर टाइप ऑफ डिप्रेशन जो है ना, वो काज हो सकती है। तो इसको भी कंट्रोल रखना जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के स्ट्रेस और इमोशन को कंट्रोल रखने के लिए। गाबा एक न्यूरोट्रांसमीटर है, जिसको हम गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड से भी जाना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे एंजाइटी को किस तरीके से क्या कर देती है? बैलेंस में रखती है। हमारे बॉडी में जो नर्व सेल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या कर देती है? कंडक्शन कर देती है। और जो मैसेज रिसीव करना है, ठीक है, बॉडी से कोई भी रिस्पांस रिसीव करना है, वो भी उसका काम है, ठीक है। तो जब हमारे बॉडी के जो नर्व का काम है मैसेज रिसीव करना, वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है, ये गाबा जो है ना, उसको रिड्यूस कर देती है। और जब उसको रिड्यूस कर देती है तो जो एंजाइटी है वो कंट्रोल हो जाती है, जो मूड है वो भी थोड़ा अच्छा हो जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो अराउजल है वो भी हो सकती है, और जो लर्निंग एबिलिटी है वो भी ज़्यादा हो सकती है। इसके साथ साथ फिर हमारे साथ जो नेक्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर है वो है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो है ना, इसका काम क्या है? सेंसरी प्रोसेसिंग करना, स्लीप एंड अराउजल। ये स्लीप को क्या कर देती है? स्लीप को ये प्रमोट कर देती है, ठीक है। दूसरा हमारे साथ जो ये जो सेरोटोनिन है, ये हमारे अराउजल को क्या कर देती है? उसको इनहिबिट कर देती है, ठीक है। और जो लर्निंग एबिलिटी है, तो इसको किस तरह से स्टेबलाइज रखती है? जो हम नए कुछ सीखते हैं ना, जो हमारे साथ न्यू इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है, तो उस न्यू इन्फॉर्मेशन को ये ओल्ड इन्फॉर्मेशन के ऊपर ओवरलोड नहीं कर देती, ठीक है। ये उसके ऊपर नहीं लाते, बल्कि उसको और इसको दोनों को स्टेबलाइज रखते हैं, ठीक है। एक न्यू फॉर्म में स्टेबलाइज रख देती हैं, एक दूसरे पे ओवरलोड नहीं करने देती। इसके साथ साथ जो ग्लूटामेट है, ग्लूटामेट हमारी एंजाइटी और मूड को स्टेबलाइज रखती है, ठीक है। और ये किस तरह से एंजाइटी को स्टेबलाइज कर देती है? अगर ग्लूटामेट जो है ना, उसका लेवल थोड़ा भी कम या ज़्यादा हो जाए, तो तब हमारी एंजाइटी जो है ना, वो क्या हो सकती है? प्रमोट हो सकती है। लेकिन अगर ये अपने लेवल में बैलेंस में हो, ठीक है, तो तब हमारी जो मूड है या जो एंजाइटी है, वो बहुत अच्छी तरीके से स्टेबलाइज रखेगी, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट फोकस ऑफ स्टडी है वो एंडोक्राइन ग्लैंड पे है, ठीक है, कि एंडोक्राइन ग्लैंड किस तरीके से हमारे जो बिहेवियर है उसमें मदद देती है या उसको बैलेंस में रखती है, ठीक है। तो लिखा गया है कि दीज ग्लैंड फ्रॉम द बॉडी स्लो केमिकल कम्युनिकेशन सिस्टम। इस ग्लैंड को हम स्लो केमिकल कम्युनिकेशन सिस्टम भी कहते हैं बॉडी में, ठीक है। ये हमारे साथ एक डक्टलेस ग्लैंड है, जो कि हार्मोन्स को सिक्रीट कर देते हैं, किस चीज़ में? ब्लड स्ट्रीम्स में, ठीक है, जिसको हम स्पेशल केमिकल्स भी कह सकते हैं। लिखा गया है कि लो सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। अगर थायराइड ग्लैंड से हमारे साथ लो सिक्रीशन हो जाए, तो तब क्या हो सकती है? प्रोड्यूस एंजाइटी। तो उसकी वजह से एंजाइटी प्रोड्यूस हो सकती है। और एंजाइटी के कुछ सिम्टम्स यहाँ पे बताए गए हैं कि इरिटेबिलिटी हो सकती है, यानी बेचैनी हो सकती है। इसके साथ साथ टेंशन भी हो सकता है, ठीक है। फिर बताया गया है कि लो लेवल ऑफ पिट्यूटरी सिक्रीशन। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से लो लेवल ऑफ सिक्रीशन हो जाए, ठीक है, तो तब क्या हो सकती है? तो तब हमारे साथ डिप्रेशन आ सकती है। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर थायराइड ग्लैंड से लो सिक्रीशन हो जाए तो तब एंजाइटी प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है, और इसके जो सिम्टम्स है वो भी रिमेंबर रखना है। और अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीशन कम हो जाए तो तब हमारे साथ डिप्रेशन आ सकती है, और इसकी भी सिम्टम जो है ना, वो फटीग एंड एपेथी है, ठीक है।
एबनॉर्मल सिक्रीशन ऑफ हार्मोन में काज मेजर डिप्रेशन, अगर हार्मोन्स की सिक्रीशन एबनॉर्मल हो जाए, कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो तब हमारे साथ सीवियर डिप्रेशन काज हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया है हेरिडिटी। अब एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ बॉर्न एज अ रिजल्ट ऑफ कंसेप्शन। जब कंसेप्शन हो जाती है तो कंसेप्शन के बाद क्या होती है, इंसान जो है ना वो ग्रोथ कर देती है, ठीक है, और जो फीटस बनता है फिर उसके बाद जो है ना न्यू बॉर्न बेबी हो जाता है, ठीक है। तो कंसेप्शन के बाद जो है ना इंसान की बॉर्न हो जाती है, विच टेक प्लेस ड्यू टू सर्टेन बायोलॉजिकल फैक्टर्स, और वो कंसेप्शन जो कि जिसकी वजह से इंसान पैदा हो जाती है, ठीक है, तो वही कंसेप्शन में बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस और बायोलॉजिकल फैक्टर जो है ना वो मदद देती है या टेक प्लेस कर देती है। The child carry with himself several physiological and psychological uniqueness that are present in their parents, ठीक है। जितने भी चाइल्ड्स पैदा होते हैं, ठीक है, तो उसमें ऐसे कुछ न कुछ साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल यूनिकनेस होती हैं जो कि उसके पेरेंट्स में ऑलरेडी प्रेजेंट हो, ठीक है, यानी पेरेंट्स से उसको कॉपी करके उसमें पेस्ट कर देती है, ठीक है। In fact, it is the heredity that determines structures, complexion, structure of hair, height, facial features, nasal index, etc. of the child. यानी इसमें क्या क्या आ सकते हैं, इसमें हमारे साथ जो स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, कम्प्लेक्शन हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ हेयर हो गया, हेयर की स्ट्रक्चर किस तरह से है, कलर किस तरह से है, हाइट हो गया, और इसके साथ साथ जो फेशियल फीचर्स है यानी जो नज़ल इंडेक्स है, नज़ल इंडेक्स जो नज़ल बून है उसकी जो रेशो है, ठीक है, वही हो गया चाइल्ड की। तो ये सब जो है ना पेरेंट्स से ज़्यादातर कॉपी हो जाती है। दिस डिफरेंट टाइप ऑफ द जीन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे साथ क्या हो सकती है, जो जीन है वो भी बॉडी के फॉर्मेशन में मदद देती है। बेसिक ऑफ जेनेटिक्स, अब जेनेटिक्स की कुछ बेसिक्स है, ठीक है, इसको रिमेंबर रखना है। जीन क्या होती है, जीन हमारे साथ हेरिडिटी का एक बेसिक यूनिट है, ठीक है, कोड्स ऑफ फॉर अ स्पेसिफिक ट्रेट्स, ट्रेट्स की एक स्पेसिफिक कोड्स होते हैं, ठीक है। लोकस क्या है, लोकस जो जिसके नाम से भी पता चल सकता है कि लोकेशन की बात हो रही है, ठीक है, इसको हम प्लूरल लोकाई भी कह सकते हैं। ये हमारे साथ एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है जीन का ऑन दी क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम क्या है, तो क्रोमोसोम आप लोग जानते भी होंगे, जो कि हम 9th-10th से पढ़ के आ रहे हैं कि एलोंगेटेड सेलुलर स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, प्रोटीन और डीएनए पे कंपोज होने वाली एक सेलुलर स्ट्रक्चर होती है। दे आर द व्हीकल्स विच कैरी डीएनए एंड इन द सेल, ठीक है, जो कि डीएनए को क्या कर देती है, सेल में कैरी कर देती है। एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट इज़ नथिंग बट द सम टोटल ऑफ द सराउंडिंग इन विच इन इंडिविजुअल हैज़ टू लाइफ, ठीक है। एनवायरनमेंट कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है, हमारे इर्द गिर्द की जो माहौल है जिसमें इंसान रह रहा है, ठीक है, एक इंडिविजुअल रह रहा है, तो उसके माहौल को हम क्या कहते हैं, उसके इर्द गिर्द के माहौल को हम एनवायरनमेंट कहते हैं। लेकिन अगर साइकोलॉजिकली इसकी डिफिनीशन का हम कर लें तो साइकोलॉजी हमें कहती है कि जो बच्चा है उसकी फर्टिलाइजेशन से लेकर, ठीक है, बच्चे के फर्टिलाइजेशन से लेकर उसके डेथ तक जितनी भी वो स्टिमुलाइज को पेश कर देती है, तो स्टिमुलाइज को, उन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं, उसको एनवायरनमेंट कहते हैं, ठीक है, यानी बॉर्न से नहीं बल्कि फर्टिलाइजेशन से लेकर। रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर, अब बिहेवियर के डेवलपमेंट में हमारे साथ जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट है उन दोनों का क्या रिलेशनशिप है, उन दोनों का क्या लिंकेज है, जो कि हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि हमारे साथ एक ऑब्जेक्टिव ऐसा भी है जो कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का एक लिंकेज है बिहेवियर को बनाने में, ठीक है। तो वो लिंकेज अब क्या है, बताया गया है कि द इंडिविजुअल पर्सनालिटी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी बनने में, ठीक है, उसकी पर्सनालिटी की जितनी भी बिहेवियर है उसके बनने में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का एक अच्छा खासा काम है, ठीक है। In some cases, heredity may overpower development, and in certain other cases, environment may very strongly influence growth and development. कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि हेरिडिटी की वजह से जो है ना डेवलपमेंट अच्छी तरीके से अच्छा खासा डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसी भी होते हैं कि उसमें हेरिडिटी का कुछ काम भी नहीं हो और इन्वायरमेंट की वजह से उसका जो बिहेवियर है वो अच्छा खासा बन जाता है, ठीक है। इट इज़ because of the differences individual differ in the physique, character and other personality trait, तो इस वजह से हमारे साथ जितनी भी पर्सनालिटी चेंजेस है, जितने भी करेक्टरिस्टिक चेंजेस है, जितने भी
फिजिक डिफरेंसेस है, ठीक है। तो ये इस हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की वजह से होती हैं। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ कि हमारे साथ एक बच्चा है जो कि डॉक्टर का बच्चा है, ठीक है, और एक बच्चा है जो कि एक मज़दूर का बच्चा है। तो जो मज़दूर का बच्चा है उसने अपने बच्चे का जो जहन में इस बात को जहन नशीन कर दी कि आपने डॉक्टर बनना है, ठीक है। उसको अच्छी स्कूल में दाखिल किया, ठीक है, उसके उसके लिए अच्छा पढ़ाई वाला एनवायरनमेंट जो है ना वो प्रोड्यूस किया, उसको बहुत अच्छा अच्छा एनवायरनमेंट दिया। लेकिन जो डॉक्टर का बच्चा है, तो डॉक्टर जो है ना वो नशाई है, ठीक है, और वो अच्छा डॉक्टर नहीं है, और घर आता है अपने बच्चे को एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, नशे वगैरह वाला एनवायरनमेंट, ठीक है। तो अब डॉक्टर के बच्चे का जो जीन्स है वो तो डॉक्टर से आया हुआ है, और जो मज़दूर के बच्चे का जो जीन्स है वो मज़दूर से आया हुआ है, लेकिन दोनों के जो एनवायरनमेंट है वो डिफरेंट है। मज़दूर के बच्चे का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, यानी पढ़ाई के बेस पे उसके जहन में ये बात जहन नशीन भी हो गई कि मैंने बड़ा होकर डॉक्टर बनना है, ठीक है, या पायलट बनना है, या टीचर बनना है, अच्छा कुछ ऑक्यूपेशन वाला काम करना है, ठीक है, यानी प्रोफेशनल जो ऑक्यूपेशन है वो करना है। तो अब जो डॉक्टर का बच्चा है वो क्या बनेगा, वो बड़ा होकर उसका जो एनवायरनमेंट है उससे अगर उसने थोड़ा सा भी चीज़ जो है ना वो हंस किया, ठीक है, तो उसकी वजह से वो जो है ना वो बड़ा होकर नशाई बन सकता है। अच्छा, ना तो डॉक्टर बन सकता है, ना वो सही से पढ़ाई कर सकता है। लेकिन जो मज़दूर का बच्चा है वो उस एनवायरनमेंट से अगर अपने उम्मीद को क्या करे कि अपनी उम्मीद को पुरुमीद रखे, ठीक है, तो उसकी वजह से वो डॉक्टर बन सकता है, ठीक है, क्योंकि वो अच्छी पढ़ाई वाले एनवायरनमेंट में रह रहा है। तो एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा असर हो सकता है बच्चों पे, ठीक है। तो अब एनवायरनमेंट और जीन दोनों का असर हो सकता है, लेकिन कभी कभार एनवायरनमेंट का ज़्यादा असर हो सकता है, कभी कभार हेरिडिटी का ज़्यादा असर हो सकता है, ठीक है। अ चाइल्ड डेवलप रिप्रेजेंट द इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। लिखा गया है कि एक चाइल्ड जो है ना ये हमारे साथ जितना भी इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट है उसको रिप्रेजेंट कर देती है। जिस तरह से मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया, हेरिडिटी डिटरमाइन द पोटेंशियल ऑफ द चाइल्ड while the environment influence the extent to which इट पोटेंशियल इज़ अचीव, ठीक है। और जो हमारे साथ यहाँ पे भी यही बात बताई गई है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट अगर दोनों में एक भी चीज़ एब्सेंट हो, ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या कर देती है, ये बच्चे की उस तरीके से अच्छी तरीके से बिहेवियर को इम्प्रूव या बिहेवियर को नहीं बना सकती, ठीक है। बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट हैव देयर शेयर इन मोल्डिंग द लाइफ एंड पर्सनालिटी ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। एक इंडिविजुअल का पर्सनालिटी बनाने में, उसके अच्छी तरीके से लाइफ बनाने में क्या हो सकता है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का काम होता है। हेरिडिटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इनबॉर्न ट्रेड्स। हेरिडिटी जो है ना हमारे जितनी भी इनबॉर्न है, ठीक है, उसके ट्रेड्स के लिए, उसके इंस्टिक्ट्स के लिए, उसके इमोशंस, उसके IQ के लिए, उसके रिफ्लेक्स एक्शंस के लिए, उसके फिजिकल ट्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जबकि एनवायरनमेंट किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एनवायरनमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल ट्रेड। जितने भी सोशल ट्रेड्स है, जितने भी मेंटल ट्रेड्स है, जितने भी फिजिकल ट्रेड्स है, ठीक है, जितनी भी डेवलपमेंट है बच्चे का, जितनी भी ग्रोथ है, ठीक है, उसके स्किल का जितने भी स्किल सीखना है तो वो इन्वायरमेंट से सीखता है। द टू फोर्सेस हेरिडिटी एंड environment are not opposed टू ईच अदर। और इन्वायरमेंट और हेरिडिटी एक ऐसे दो फोर्सेस है जिसको हम एक दूसरे पे अपोज नहीं कर सकते, बट आर कम्प्लीमेंट्री लाइक सीड्स एंड सॉइल। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लाजिम है, बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है लाइक सीड एंड सॉइल के लिए। जैसे कि सीड के लिए सॉइल की ज़रूरत होती है, सीड के लिए किस तरीके से सॉइल की ज़रूरत होती है। तो जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ज़मीन नहीं है, ठीक है, अगर ज़मीन नहीं है और सीड हमारे साथ मौजूद है, तो ज़मीन नहीं है और सीड है, तो उस सीड का हम क्या करेंगे, एक सीड है जो कि इधर उधर पड़ा हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन अगर सॉइल है, ठीक है, तो उस सीड को हम उस सॉइल में क्या कर सकते हैं, उसमें डबो के हमारे साथ एक अच्छा प्रोडक्ट वाला दरख्त दे सकती है, ठीक है। लेकिन अगर सॉइल है और सीड नहीं है तो तब भी उस सॉइल का कुछ न कोई भी काम नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों का रिलेशनशिप बिल्कुल किस चीज़ की तरह है, सीड और सॉइल की तरह है। यानी बिहेवियर को बनाने के लिए एनवायरनमेंट और जीन दोनों का बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, ठीक है। द हेरिडिटी इज़ अ रॉ मटीरियल। हेरिडिटी हमारे साथ एक रॉ मटीरियल है, आउट ऑफ विच द ऑब्जेक्ट इज़ टू बी
प्रिपेयर, ठीक है, जिससे हमारे साथ एक ऑब्जेक्ट जो है ना वो प्रिपेयर हो सकती है, एक हार्म माल जिससे हमारे साथ क्या बन सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट प्रिपेयर हो सकते हैं। एंड एनवायरनमेंट इज़ द टेक्निक एंड अदर मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर, ठीक है। और जो एनवायरनमेंट है वो हमारे साथ एक टेक्निक है, एक स्किलफुल पर्सन है, एक स्किल है, ठीक है, जिसके ज़रिए से वो प्रोडक्ट बन सकती है। अगर हमारे साथ प्रोडक्ट मौजूद है, ठीक है, लेकिन कारखाना नहीं है, या अगर हमारे साथ प्रोडक्ट मौजूद है, कारखाना भी है, लेकिन एक स्किलफुल पर्सन नहीं है, तो उस कारखाने का, उस प्रोडक्ट का क्या करना। जब हमारे साथ ये तीनों मौजूद हो तो तब हम एक रॉ मटेरियल से एक अच्छी चीज़ बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी एग्जांपल दिया गया है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टू इंडिविजुअल ऑफ द सेम हेरिडिटी माइट डिफर व्हेन पुट इन डिसिमिलर एनवायरनमेंट। अगर दो इंडिविजुअल को, जैसे कि मैंने आप लोगों को ट्विंस का एग्जांपल भी दे दिया, ठीक है, तो दो इंडिविजुअल जो कि सेम हेरिडिटी के साथ है, ट्विंस है, ठीक है, माइट डिफर, लेकिन डिफर हो सकती है अगर उसका इन्वायरमेंट डिसिमिलर हो, ठीक है। तो इन्वायरमेंट का इफेक्ट हो सकता है, जिस तरह से मैंने आप लोगों को मजदूर के बच्चे और जो डॉक्टर के बच्चे हैं उसका एग्जांपल दे दिया। अगेन टू इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट हेरिडिटी वुड पॉसिबली डिपर इन स्पाइट ऑफ आइडेंटिकल इन्वायरमेंट। अगर हमारे साथ सेम इन्वायरमेंट है तो तब भी अगर उन दोनों का हेरिडिटी डिफरेंट है, ठीक है, तो तब भी उन दोनों बच्चों का जो जेनेटिकल डिफरेंस है उसमें हो सकती है, ठीक है, उसकी जो हेरिडिटी डिफरेंसेस है वो भी बच्चों में ज़ाहिरी आ सकती है। सो वी कैन प्रिडिक्ट दैट इफ़ वी चेंज आइदर फैक्टर द प्रोडक्ट इज़ चेंज। तो जब हम हेरिडिटी या एनवायरनमेंट दोनों में से एक को भी चेंज करें तो हमारे साथ जो प्रोडक्ट है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। अगर दोनों बैलेंस में है तो तब बिहेवियर बैलेंस होगा, लेकिन अगर एक में भी चेंजेस आ गई, ठीक है, तो तब हमारे साथ जो प्रोडक्ट है वो चेंज हो सकती है। दोनों बहुत रिस्पॉन्सिबल, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कंपलसरी चीज़ें हैं बिहेवियर को बनाने के लिए। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक कंप्लीट था। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ट्विन स्टडी करेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर को क्लोज करेंगे, यानी ख़त्म करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और लास्ट में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।